दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पे न्यूज़पेपर में आए गए आर्टिकल्स के ऊपर कई बार चर्चा करते हैं और उनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों पिछले 7-8-10 दिनों से काफ़ी आर्टिकल्स अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस में भी, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी, इकोनॉमिक टाइम्स में भी इस शब्द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के ऊपर आए हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के क्यों ना आप लोगों को क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे की जो पूरी कहानी है, वो आपको क्लैरिफाई कर दी जाए। दोस्तों क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का कॉन्सेप्ट 2007 में शिंजो एबे, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रपोज किया। जापान के प्राइम मिनिस्टर उस समय चाइना की एक्टिविटीज़ को लेके बड़े परेशान थे। दोस्तों 2007 तक चाइना एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग देश बनता जा रहा था, और जैसे जैसे चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो रहा था, वो अपने आसपास के देशों में, खास करके उन देशों में जो चाइना से रिलेटिवली मजबूत थे इकोनॉमिकली, जिसमें जापान एक था और एकदम उसके सामने था, उनको वो ग्रेजुअली तंग करने लगा। तंग कैसे करने लगा कि भाई जापान की अगर कोई शिप मान लीजिए चाइना के आसपास के समुद्री इलाकों से आ रही थी, तो चाइना उसको बार बार रोकने की कोशिश करता था, कभी उसके आसपास अपनी शिप लगा देता था। एक तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने की उसने कोशिश करी। अब इन मैरीटाइम लेवल पे चाइना की इन गतिविधियों को देख जापान ने परेशान होकर 2007 में एक क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग प्रपोज किया। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये हुई कि जब जापान ने ये क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग प्रपोज किया, तो उसमें इसने 4 लोगों की मेंबरशिप को मांगा। उसने कहा कि भाई क्यों ना इस क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साथ ही में अमेरिका एकजुट होकर काम करे, और क्यों ना ये लोग मैरीटाइम इलाकों में, जहां पर चाइना दबदबा डाल रहा है, तंग कर रहा है, हम लोग एकजुट होकर चाइना की इन गतिविधियों पर रोक लगाएं और चाइना को कन्विंस करें कि आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्डर को और इंटरनेशनल रूल्स को, जो पानी को लेके कानून बने हुए हैं, उनका पालन करो। लेकिन दोस्तों उस समय दिक्कत क्या हुई कि अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए तुरंत। अमेरिका ने बोला कि भाई देखिए ऐसा है, अभी 2007 का समय चल रहा है, हम अभी ऑक्यूपाइड हैं अफगानिस्तान और इराक की लड़ाई में, हम यहाँ पर आकर अभी इस एरिया को समझ नहीं सकते, हमारे पास टाइम भी नहीं है, रिसोर्स भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया का परिस्थिति ऐसा था दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के 2007 में आपसी ट्रेड रिश्ते इतने स्ट्रांग और मजबूत थे कि ऑस्ट्रेलिया ने खुद इस चीज़ को मना करते हुए बोला कि भाई हम भी आज की डेट में इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों जापान को दिक्कत हो रही थी, और जापान की मदद करने के लिए यदि ऑस्ट्रेलिया, चाहे वो एक दोनों के बहुत क्लोज रिश्ते हों, लेकिन अगर वो आता तो ऑस्ट्रेलिया के चीन से रिश्ते खराब होते। अब आपके मन में आया होगा कि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में इतने रिश्ते क्या इंपॉर्टेंट हुए। भाई आज की डेट में दोस्तों चाइना जो है एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसको रिसोर्स चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर रिसोर्स बहुत है। तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक रिसोर्स का रिश्ता था। चाइना जो है ऑस्ट्रेलिया से रिसोर्सेज खरीदता था, तो चाइना रिसोर्स खरीद रहा था, तो जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया चाइना को एक बहुत बड़ी मार्केट देखता था, तो वो उसको अपसेट नहीं करना चाहता था। 2007 में हमारे यहाँ पर जो सरकार थी, वो भी यही चाहती थी कि भाई हम चाइना को एक तरीके से अपसेट ना करें। हमारे चाइना के साथ रिश्ते उस समय इकोनॉमिकली बढ़ रहे थे, और आज की डेट में भी हमारे रिश्ते चाइना के साथ इकोनॉमिकली काफ़ी हैं दोस्तों। चाहे हमारे दोनों देशों के बीच में संबंध आज की डेट में नॉर्मल नहीं है, और ये नॉर्मल होंगे भी नहीं आने वाले समय में, खास करके जो 2020 में गलवान वैली क्लैश के बाद स्थिति हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि भारत और चीन के ट्रेड रिश्ते अभी भी उतने ही मजबूत हैं जितने पहले थे। तो 2007 में जब ये चाइना का गतिविधियों को रोकने का एक मुहिम जो चलाया जापान ने, जब ये रिजेक्ट हुआ, तो उस समय जापान अकेला बड़ा परेशान हुआ। जापान ने पेशेंटली वेट किया। 2012 में जापान ने उस समय अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को और इंडिया को दोबारा पूछा कि क्या तुम्हें कोई समस्या मैरीटाइम ट्रेड में नहीं आती। उस समय इंडिया ने सबसे पहला कंसर्न उठा के बोला कि कंसर्न है, चाइना हमारे इंडियन ओशन के रीजन में गतिविधियां बढ़ा रहा है, चाइना बार बार अपने नेवल शिप्स को यहाँ भेज रहा है, हमें वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने फिर भी रिलक्टेंस शो करा, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि नहीं अभी भी कोई समस्या नहीं है। अमेरिका उस समय अपनी अफगानिस्तान इराक के ऑपरेशंस को समाप्त कर चुका था। अमेरिका अब देख रहा था कि अगला बड़ा थ्रेट फैक्टर वर्ल्ड में इस्लामिक टेररिज्म के बाद यदि कुछ है तो वो चाइना है। तो 2012 में इंडिया का, अमेरिका का एक अलाइनमेंट बैठने लगा, और दोनों देश एक तरीके से चाइना को एक अलग नज़रिए से देखने लगे। उस समय 2012 में शिंजो एबे, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने 2007 में भी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग को प्रपोज किया था, इन्होंने 2012 में
एक नया प्रपोजल निकाला, एशियन सिक्योरिटी डायमंड। इस एशियन सिक्योरिटी डायमंड में भी इन्होंने यही 4 देशों को बोला कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएस एकजुट हो जाए, एकजुट होकर काम करें। लेकिन दिक्कत वही हुई कि उस समय ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड रिश्ते इतने अच्छे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने फिर अड़ंगा डालते हुए कहा कि भाई हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो फिर ये पूरा का पूरा मसला वैसे का वैसा ही रहा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के एलाइज हैं। 2017 की बात है कि जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिका में आई तो ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया को बोला कि देखिए, चाइना आपके साथ जैसे मर्जी ट्रेड रिश्ते रखे, लेकिन वो आज हमें भी तंग कर रहा है, हमारे एक बहुत मित्र इंपॉर्टेंट जापान को भी तंग कर रहा है और साथ में इंडिया को भी तंग कर रहा है, और एक ना एक दिन वो आपको भी करेगा। आप इस चीज़ के बारे में चौकन्ने रहिए। 2017 में ट्रंप ने बोला कि आप अपने ट्रेड रिश्ते रखिए, हम आपको इतना ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आपके और हमारे रिश्ते क्योंकि अच्छे हैं, तो उसने ऑस्ट्रेलिया को बोला कि आप क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में आइए। तो 2017 में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का एक रिवाइवल हुआ। इस रिवाइवल के पीछे ट्रंप सरकार थी। ट्रंप ने जब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को एक तरीके से इवॉल्व करके उसको रिवाइव किया, तो अब 2017 से क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एक नया फोर्स बन के इस इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के सामने उभरा। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के इनिशियल मीटिंग्स जो हुए बड़े इनफॉर्मल लेवल पे हुए। फॉर्मल लेवल पे कोई हेड ऑफ द स्टेट्स नहीं मिले। इनफॉर्मल लेवल पे इन लोगों ने मुलाकातें करी, अपने जूनियर मंत्रियों को भेज के मुलाकातें करी। उससे पहले इन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को भेज के जो है मुलाकातें करी। लेकिन इन्होंने चाइना को एक मैसेज दिया कि देखिए, आपकी गतिविधियों के ऊपर हमारी नज़र है और हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि आप हमारे आसपास के इलाकों में और पानियों में क्या कर रहे हो। आपका जो इकोनॉमिक और मिलिट्री राइज है, हमें उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तब तक प्रॉब्लम नहीं जब तक आप किसी दूसरे को उसके लिए तंग ना करो। दोस्तों, 2017 में इंडिया और चाइना के बीच एक डोकलम का क्राइसिस हुआ। ये डोकलम का क्राइसिस भूटान के आसपास के इलाकों में हुआ, और जब ये हुआ तो इससे ऑस्ट्रेलिया भी दंग रह गया और जापान और अमेरिका इस चीज़ को समझ पाए कि चाइना आने वाले समय में और तंग करेगा। इसी रीज़न से आप देखिए कि लगभग 2019-20 के आसपास से चाइना ने अपना पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव चेंज करते हुए अब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को और इंडो पैसिफिक को टारगेट करना चालू किया। 2020 में हम जानते हैं कि गलवान वैली का एक क्लैश हुआ। उस समय कोरोना क्राइसिस के दौरान जब देश में एक लॉकडाउन लगा हुआ था, चाइना ने भारत के साथ मिलकर अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी गंभीर परिस्थिति पैदा कर दी कि जिसकी वजह से वो गलवान क्लैश के बाद भारत और चाइना के रिश्ते आज तक नॉर्मलाइज नहीं हो पाए। दोस्तों, चाइना का जो परसेप्शन है आप इसको समझिए। चाइना आज की डेट में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को वी की के नज़रिए से देखता है। वी की का नज़रिया का मतलब ये है कि वी की एक प्रकार की चेस की गेम है, ये चाइनीज़ चेस है। और वी की का जो थॉट, जो एक गेम है, उसका थॉट जब चाइना फॉरेन पॉलिसी में लगाता है तो वो फॉरेन पॉलिसी में इसको ऐसे लगाता है कि चाइना कहता है कि भाई आज की डेट में मेरे आसपास ये सारे देश वीक ही खेल रहे हैं। अभी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चाइना ये कहना चाह रहा है कि ये सारे देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सारे देश, जापान, ये सारे देश जो है मिलके मेरे को इनसर्कल कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो चेस होती है, हम उसमें एक एक कदम आगे बढ़ते रहते हैं और एक एक कदम आगे बढ़ के अपने ओपोनेंट को हराते हैं। लेकिन जो चाइना की जो चेस है, जिसको हम वीकी बोलते हैं, उसमें आप आगे नहीं बढ़ते, उसमें आप अपने ओपोनेंट को और आप अपने एडवर्सरी को इनसर्कल करते रहते हो। और जब आप अपने पूरे ओपोनेंट को हर तरफ से इनसर्कल कर देते हो तो आप जीत जाते हो। तो चाइना का नज़रिया क्या है? चाइना का नज़रिया ये है कि भाई आज की डेट में अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलके मुझे हर तरफ से इनसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे आसपास ये लोग वीकी का गेम खेल रहे हैं। इसी रीज़न से अब आप देखिए कि चाइना जो है आज की डेट में, अगर आप कभी अखबारों में पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि इंडो पैसिफिक का जो शब्द है, जिसमें हम इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के सारे देशों को एकजुट करके देखते हैं, जिसमें हम एक इतना लार्जर ह्यूमैनिटी का एक पोर्शन देखते हैं कि इस पोर्शन में, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में, एक फ्री ट्रेड होगा। चाइना इस इंडो पैसिफिक को ओपोज करता है। चाइना आज की डेट में भी एशिया पैसिफिक, जो आज से 30-40 साल पहले से एक शब्द विश्व युद्ध 2 के बाद से यूज हो रहा था, उसको प्रेफर करता है। अब सोचिए कि चाइना
एशिया पैसिफिक को क्यों प्रेफर करता है और इंडो पैसिफिक को क्यों रिजेक्ट करता है? क्योंकि चाइना को ये लगता है कि जो एशिया पैसिफिक है, उस एशिया पैसिफिक में चाइना को साइकोलॉजिकली एक प्रायोरिटी मिलती है, एक प्री एमिनेंस का पोजीशन मिलता है। लेकिन जब चाइना ये देखता है कि आज की डेट में अमेरिका इंडो पैसिफिक बोलता है, इंडिया इंडो पैसिफिक बोलता है, ऑस्ट्रेलिया जापान इंडो पैसिफिक बोलते हैं, आसियान के जितने देश हैं वो सारे इंडो पैसिफिक बोलते हैं, तो चाइना को लगता है कि इंडो पैसिफिक में मेरे को नीचा दिखा के इंडिया को प्री एमिनेंट किया जा रहा है, और उसको ये लगता है कि इंडो पैसिफिक से इंडिया को फ्री की मार्केटिंग मिल रही है। तो चाइना को एक आइडियोलॉजिकल, एक सिंबॉलिक इरिटेशन है इंडो पैसिफिक शब्द से। और अगर हम देखें तो क्वाड के इन देशों ने अपना ये जो चाइना का वी की का पर्सपेक्टिव था कि ये 4 देश मिलके मेरे को इनसर्कल कर रहे हैं, इसको कैसे टैकल किया? क्वाड के देशों ने 2 चीज़ें करी। क्वाड के देशों ने सबसे पहले ये बोला कि भाई हम एक ओपन ग्रुपिंग है। ओपन ग्रुपिंग का मतलब है कि हम दूसरे लाइक माइंडेड देशों के साथ एंगेज करने के लिए रेडी हैं। आज की डेट में क्वाड प्लस नाम की एक चीज़ के बारे में बहुत चर्चा चल रही है, और आने वाले समय में आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि इस क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में हो सकता है कि हम और देशों को भी इंक्लूड कर पाएँ। और साथ ही में आज क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के जो देश हैं, ये दूसरी चीज़ जो कर रहे हैं वो ये है कि ये लोग आज की डेट में आसियान के साथ एंगेज कर रहे हैं। दोस्तों, आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये बना था 1967 में, ये शीत युद्ध के दौरान बना था। तब से लेके आज तक आसियान जो है, हमारे ये साउथ ईस्ट एशियन जितने भी देश हैं, इन लोगों का एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। ये लोग आसियान में जो 10 मेंबर स्टेट्स हैं, ये लोग एक दूसरे के साथ मिलके ट्रेड करते हैं, और आसियान फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के तहत दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड करता है। आसियान का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया के साथ भी है गुड्स एंड सर्विसेज में। तो आसियान को आज की डेट में क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के ये जो 4 देश हैं बोल रहे हैं कि आप आ जाइए। ये बोल रहे हैं क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है, इसके ये जो आसियान के देश हैं, इनको ये लोग बोल रहे हैं कि आप आइए, एकजुट होइए, आप भी हमारे साथ मिलकर एक लार्जर इकोनॉमिक गेम खेलिए। अब आप समझिए गेम को। आज की डेट में क्वाड की कंट्रीज जो चाइना पे नज़र रखने आई थी, आज की डेट में यदि एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग आसियान को ये लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो इससे एक मैसेज जाता है कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो एक सिक्योरिटी सेंट्रिक ग्रुपिंग नहीं, वो एक इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी सेंट्रिक ग्रुपिंग है। तो चाइना कल को यदि ओपोज करना भी चाहे तो चाइना के पास ओपोजिशन करने का कोई मौका नहीं रहेगा, क्योंकि चाइना ये बात बोलेगा कि भाई अगर क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग बना था मेरे को इनसर्कल करने के लिए, और इसमें 4 ऐसे देश थे जो मेरे को सिक्योरिटी लेवल पे इनसर्कल करने के लिए बात कर रहे थे, तो हम ये बात बोल सकते हैं, सारे चारों देश ये बात बोल सकते हैं कि भाई हम तो आसियान के लोगों को भी बुला रहे हैं। और आसियान के साथ एंगेजमेंट और क्वाड प्लस, इन दोनों की वजह से चाइना का जो पोजीशन है वो वीकन करेगा, और जब चाइना का पोजीशन वीकन करेगा तो आसियान के साथ होने से क्वाड को सिक्योरिटी के साथ साथ एक इकोनॉमिक लेवल पे भी एंगेजमेंट करने का मौका मिलेगा। और अगर क्वाड के साथ सिक्योरिटी लेवल ग्रुपिंग के साथ अगर एक इकोनॉमिक लेवल ग्रुपिंग आसियान जैसा जुड़ जाएगा, तो अब आप ये सोचिए कि एक भारत जैसे देश के लिए आसियान को साथ लाना और क्वाड को एकजुट करके घूमना, ये दोनों हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे हमारे लिए सिक्योरिटी लेवल पे भी और इकोनॉमिक लेवल पे भी, दोनों लेवल पे फ़ायदा मिलेगा। तो क्वाड और आसियान आने वाले समय में और एक दूसरे के साथ क्लोज होंगे। इन दोनों के बीच में जो बाधाएं हैं, इन दोनों के बीच में जो दीवारें हैं, वो और टूटती हुई दिखेंगी आपको। और जितना ये दीवारें टूटेंगी उतना चाइना को और जलन होगी, क्योंकि चाइना को अब ये बात समझ आ जाएगी कि मैं इन लोगों को अकेले सिर्फ ये कह के काउंटर नहीं कर सकता कि ये लोग सिर्फ मेरे लिए बने हैं और मेरे को टैकल करने के लिए बने हैं, क्योंकि हमारे पास और भी एजेंडा है बात करने के। अब कई बार ये सवाल उठता है दोस्तों कि क्वाड क्या एक अलायंस है या नहीं है। देखिए दोस्तों, क्वाड एक अलायंस नहीं है, और इस चीज़ को इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, पहली बात वो किसी प्रकार के अलायंस को कभी ज्वाइन नहीं करती। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी जो है वो भी एक अलग किस्म का अलायंस है, बट एक सिक्योरिटी किस्म का अलायंस नहीं है। अब क्योंकि क्वाड एक अलायंस नहीं है,
तो क्वाड किस तरीके का ग्रुपिंग है? तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि क्वाड आज की डेट में सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, मैरीटाइम लॉ के बारे में बात करता है। क्वाड आज की डेट में इसके साथ साथ ट्रेड के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करता है। तो क्वाड एक अलायंस नहीं है, क्योंकि अलायंसेस जनरली केवल सिक्योरिटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है, ये एक डायलॉग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज की डेट में मल्टीपल डायमेंशंस, टेक्नोलॉजी से लेके, क्लाइमेट चेंज से लेके, इकोनॉमी से लेके, सिक्योरिटी से लेके, इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर चर्चा करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो दोस्तों, अगर हम क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला चैलेंज जो चाइना या चाइना के आसपास की पाली हुई कंट्रीज वो ये करती हैं कि वो ये नैरेटिव चलाती हैं कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग एक कमज़ोर सा ग्रुपिंग है। अब क्योंकि हम लोग आज की डेट में सिर्फ इसको सिक्योरिटी सेंट्रिसिटी नहीं देना चाहते, हम लोग इसको सिक्योरिटी के साथ साथ इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो चाइना इसी चीज़ का एडवांटेज ले रहा है। चाइना बोल रहा है कि तुम तो बने तो मेरे लिए थे, लेकिन आज की डेट में तुम लोगों में क्षमता नहीं है कि मेरी मिलिट्री कैपेसिटी को टक्कर दे पाओ। तो दोस्तों, ये क्रिटिसिज्म कई बार आप सुनेंगे आर्टिकल्स में, अखबारों के, कि भाई क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो मिलिट्री कैपेबिलिटी लैक करता है। और ये मिलिट्री कैपेबिलिटी इसलिए लैक करता है क्योंकि आप चीज़ को समझिए, नॉट दैट कि इन 4 देशों में मिलिट्री कैपेबिलिटी एकजुट होकर चाइना को टैकल करने की नहीं है, पर हम क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग से चाइना को मिलिट्रीली टैकल करने नहीं आए। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आपको कि हम क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग से चाइना को सिर्फ ये मैसेज देने आए हैं कि देखो, तुम्हारे आजू बाजू रहेंगे और एकजुट होकर रहेंगे, तुम्हारी गतिविधियों पे नज़र रख के रहेंगे। तो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग ना तो अलायंस है, ना ही वो एक मिलिट्री ब्लॉक है, ना ही वो चाइना को मिलिट्रीली काउंटर करने के लिए बना है, पर वो बना है केवल और केवल एक मैसेजिंग के लिए, चाइना को लेके कि चाइना, आपकी इन गतिविधियों के ऊपर हमारी नज़र है, आप कुछ ज़्यादा हरकतें करेंगे तो हमें और एकजुट होके किसी इन मल्टीपल डायमेंशंस में से एक डायमेंशन को उठा के स्ट्रॉन्ग करने में समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अब आज इस वीडियो के बाद यदि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के ऊपर कोई आर्टिकल आपको अखबार में कभी मिले तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस अखबार में उस आर्टिकल को पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, आप जुड़िए अनअकैडमी से। अभी हमारे 2022 में बहुत सारे जो लोग हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। साथ ही में अभी एक आरंभ बैच जो है 2026 के लिए 3 साल का एक बैच चल रहा है। तो PAVIAS कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा इस बैच पे। साथ ही में एक ये मीन्स क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम तैयारी जीत की भी चल रहा है 18 जून से। तो इसमें भी PAVIAS कोड का यदि प्रयोग करें तो आपको 16 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं। साथ ही में दोस्तों, आरंभ बैच जो 2024 का है वो भी अब स्टार्ट हो रहा है 15 जून से। तो PAVIAS कोड का प्रयोग करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच हमारा हिंदी माध्यम का बैच है 2024 के विद्यार्थियों के लिए, जो 8 जून से शुरू हो गया है। इसको भी आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हमारी टीम मदद करेगी। और ये हमारे जो ऑप्शनल्स हैं जिसमें सोशियोलॉजी, PSIR, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, एंथ्रो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पबैड है, PAVIAS कोड प्रयोग करके आप इन ऑप्शनल्स को भी ज्वाइन करें। साथ ही में दोस्तों, अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं ऑप्शनल की। ये सारे हमारे जो टीचर हैं तो इनके थ्रू भी PAVIAS कोड का प्रयोग करके आप इन ऑप्शनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम 5 जून 2023 से स्टार्ट हो चुका है दिल्ली में। इस बैच को भी ज्वाइन करने के लिए अगर आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो PAVIAS कोड का प्रयोग कीजिएगा। थैंक यू।